हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरआर क्लासेस। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों की जो सैम्पल पेपर आ चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ सैम्पल पेपर 1 है। लेटेस्ट सीबीएसई एसक्यूपी 30 जुलाई 2025 को आया था। इसके अंतर्गत हम लोग सैम्पल पेपर 1 को आज समझेंगे, किस तरह जवाब देना है। कोशिश करेंगे कि प्रत्येक सवाल का जवाब जो है अपने ही शब्दों में दें। तो सबसे पहले कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, उनको देखा जाए, है ना। तो आइए हम लोग आरंभ करते हैं। ये सेक्शन ए। तो सेक्शन ए आप देख सकते हो 30 मार्क्स का है। तो 30 मार्क्स इसमें आप बायोलॉजी का देखेंगे। सेक्शन ए में जो है बायोलॉजी का है। तो कुछ एमसीक्यू सवाल आपके सामने ये रहा, जैसे सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म हैव द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब चूँकि न्यूट्रिशन चैप्टर आपने आरंभ में ही पढ़ लिया था, है ना। लाइफ प्रोसेस जो पढ़ा था हमने, उसके तहत हमारा न्यूट्रिशन पहला टॉपिक था, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि 3 तरह के न्यूट्रिशन थे। पहले तो 2 तरह के हो गए, है ना। 2 तरह के कौन कौन हो गए थे? एक आपके हेट्रोटॉपिक, दूसरा ऑटोटॉपिक। ऑटोटॉपिक को साइड कर दीजिए। हेट्रोटॉपिक में हमने 3 तरह के पढ़े थे, होलोजोइक, पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक। अब यहाँ पर आपको मैच टैली करके देखना है कि कौन सा जो सेम जो ग्रुप का हो, जो सेम ग्रुप का जितने भी यहाँ ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कस्कुटा, ईस्ट, लेग्यूम्स, यहाँ लगा गया लीचेज एंड टैपवर्म। अगर कस्कुटा, ईस्ट, लीचेज और टैपवर्म की बात करेंगे तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। मतलब पैरासाइटिक क्या हुआ था? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहकर उससे भोजन प्राप्त करना। टैपवर्म क्या होता है? वो एनिमल्स के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, वहाँ से भोजन प्राप्त करता है ना। कस्कुटा प्लांट जानते ही हैं कि दूसरे प्लांट पर वो रहता है और वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है जो एक ही ग्रुप का है, चाहे वो पैरासाइटिक हो, सैप्रोफाइटिक हो, होलोजोइक हो, सेम ग्रुप का। बी नंबर देखा जाए, क्या कस्कुटा, टिक्स, लीचेज एंड काउ। यहाँ पर काउ अलग आ गया, है ना। होलोजोइक न्यूट्रिशन तो ये तो होगा नहीं। कस्कुटा, टिक, लीचेज एंड टैपवर्म बिल्कुल सही है, ये आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। अब नेक्स्ट सवाल को देखा जाए, अगले सवाल को यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट द प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन आवर मसल सेल व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये मेन फैक्ट यहाँ दिया है कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पर उसको हम लोग क्या कहते हैं? याद कीजिए, न्यूट्रिशन था क्या? न्यूट्रिशन था? नहीं, न्यूट्रिशन नहीं था। न्यूट्रिशन में तो खाने को पचाया गया, डाइजेस्ट किया गया ना। अब उसके बाद जो रेस्पिरेशन हमारा था, रेस्पिरेशन या रेस्पायरेशन बोले तो रेस्पायरेशन में ब्रेकडाउन ऑफ जो फूड पार्टिकल या ग्लूकोज होता है ताकि एनर्जी रिलीज हो। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी है मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? एरोबिक या एनारोबिक? तो एनारोबिक वहाँ पर रेस्पिरेशन होगा। तो एनारोबिक में एक होता है कंप्लीट ऑक्सीजन का नहीं होना, ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन है बट जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगी? क्या इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी रिलीज होगी या लैक्टिक एसिड? प्राय आप सुनते होंगे, आपके पैरों में दर्द होता है, कहा जाता है लैक्टिक एसिड जांच करवाइए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जितना ऑक्सीजन आपके मसल्स को चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एनर्जी उसको नहीं मिल रहा है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण वहाँ पर लैक्टिक एसिड बन जाता है और क्या एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी तो रिलीज होगा बट उतना एनर्जी नहीं होगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है। चलिए, और एरोबिक होने से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देखेंगे इस सवाल को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड पार्ट ऑफ ब्रेन।
अब इसीलिए मैंने कहा था कि ब्रेन के बारे में जब मैंने पढ़ाया था तो ब्रेन की सारी बातों को, सारे पार्ट के फंक्शन को एक एक करके मैंने बताया था और आप लोगों को कहा था कि ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। जैसे पहली बात अगर हम लोग बात करेंगे, क्या पोस्चर एंड बैलेंस सेरिब्रम का काम है? बिल्कुल नहीं, सेरिबेलम का काम है। पोस्चर और बैलेंस कौन बनाए रखता है? तो ये सेरिबेलम बनाता है, सेरिब्रम नहीं बनाता है। अगर हम लोग स्लाइवेशन की बात करेंगे तो मेडुला, तो ये तो करेक्ट लग रहा है। स्लाइवेशन जो होती है, स्लाइवा जो एंजाइम आपका माउथ में निकल रहा है, तो वो स्लाइवेशन मेडुला के द्वारा होता है। लेकिन आगे देखिए यहाँ पर दिया है ये मिड ब्रेन में होता है, नहीं, ये हाइंड ब्रेन में होता है। हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन आप कह सकते हो। अगर हंगर की बात करेंगे तो याद कीजिए हंगर और थ्रस्ट, हंगर और थ्रस्ट जो है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का काम था, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो मेडुला इन हिंड ब्रेन, मेडुला हिंड ब्रेन में होता है, बिल्कुल मिड ब्रेन में तो नहीं था, तो मेडुला हिंड ब्रेन में होता है। मेडुला का काम क्या है? माने वैसे इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, विटल इनवॉलेंट्री एक्शन। अब इनवॉलेंट्री एक्शन में जैसे आपका क्या आ गया? तो आपका आ गया हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रीदिंग, ये सब क्या है? इनवॉलंटरी, हमारी मर्जी से नहीं होती है, लेकिन इसका विटल रोल होता है, ये जरूरी होता है होने के लिए, अदरवाइज बॉडी हमारा एक्सिस्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ब्लड प्रेशर इन मेडुला हिंड ब्रेन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखा जाए, क्या दिया है? द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन पेशेंट वाज वेरी हाई। आप जानते हो कि जब हमारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल की मात्रा बढ़ जाती है तो उस स्थिति को, उस पोजीशन को, उस सिचुएशन को हम लोग ब्लड शुगर अर्थात शुगर कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना शुगर पेशेंट है, मतलब क्या है कि उसके ब्लड में ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल काफ़ी बढ़ गया। तो ये शुगर लेवल, अब इसका आंसर हम लोग कैसे खोजेंगे? तो जब भी किसी को शुगर होता है तो उसको क्या किया जाता है? इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि इंसुलिन उसके बॉडी में कम मात्रा में निकल रहा है। तो देखा जाए, कह रहा है कि ये किसकी कमी के कारण होता है? तो ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, नहीं, ये तो ग्रोथ हार्मोन है। एस्ट्रोजन की बात करेंगे तो एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवेरी, ये तो हमारा सेक्स से रिलेटेड है। इंसुलिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वाला ऑप्शन सही है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? इंसुलिन निकालता है? नहीं, ये पिट्यूटरी, हमने इंसुलिन देखकर लगाया, हमारा इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियास से। पैनक्रियास जब इंसुलिन कम मात्रा में निकालेगा तो शुगर लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा। और इंसुलिन कम मात्रा में निकलने के कारण ऐसे पेशेंट को, डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन अलग से दिया जाता है, ठीक है। तो पैनक्रियास क्या करता है? कम मात्रा में इंसुलिन निकालता है, उससे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ा जाए, तो नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर है, इन ए क्रॉस बिटवीन ब्लैक, ठीक है, इन ए क्रॉस बिटवीन ब्लैक फर, अब ब्लैक फर है भाई, और ब्लैक फर वाला रेबिट और वाइट फर वाला रेबिट, ठीक है, ब्लैक फर वाले को बी से और वाइट फर वाले को स्मॉल बी से दिखाया गया। तो इसका जो गैमेट्स होगा वो कैपिटल बी होगा, और वाइट वाले का क्या होगा? स्मॉल बी, है ना। ये बड़ा बी जो है ब्लैक वाला को दर्शा रहा है और छोटा बी जो है वो वाइट वाले को दर्शा रहा है। तो ये अब क्या कह रहा है? ऑल ऑफ स्प्रिंग, जितने भी इनके बीच में क्रॉस सेक्शन होने के बाद बच्चे होते हैं, सारे के सारे का ब्लैक फर है। तो ब्लैक फर का मतलब अगर हमने बी से बी को जोड़ा है, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो हमारा क्या बनेगा? कैपिटल बी स्मॉल बी। तो कैपिटल बी डोमिनेंट है। हमने कहा था ना कि डोमिनेंट वह होता है जो अपना इफेक्ट, अपना प्रभाव दूसरे जनरेशन पर दिखाता है। तो यहाँ ब्लैक, चूंकि सारे जनरेशन के बच्चे क्या आ रहे हैं? तो ब्लैक आ रहे हैं, तो बड़ा बी जो है वो क्या होगा? डोमिनेंट, और छोटा बी रिसेसिव, है ना। छोटा बी तभी अपना प्रभाव को दिखाएगा जब बड़ा बी एब्सेंट होगा। तो बड़ा बी डोमिनेंट के प्रेजेंस में छोटा बी अपना इफेक्ट नहीं दिखाता है। तो हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन ए,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए तो नेक्स्ट सवाल हमारा 6 नंबर का, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, रिलेटेड टू ओजोन। ओजोन के बारे में आप जानते हो कि ओजोन जो है हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक लेयर होता है एटमॉस्फेयर में, जिसमें कि ओजोन गैस O3 पाया जाता है, ठीक है। उसके बारे में कौन सा यहाँ स्टेटमेंट सही बताया गया, पहला पढ़ा जाए। फर्स्ट वाला दिया है, ओजोन लेयर हेल्प इन इंक्रीजिंग द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीचिंग द अर्थ। क्या ओजोन लेयर ऐसा लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेज को, पराबैंगनी किरणों को धरती पर ज़्यादा मात्रा में पहुंचाएगा? बिल्कुल गलत, ये तो रोकता है, ठीक है। दूसरा देखिए, ओजोन इज ए डेडली पॉइजन, बिल्कुल O3 पॉइजनस गैसेस है। O3 क्या है? पॉइजनस गैसेस है, तो ओजोन इज ए डेडली पॉइजनस, 2 नंबर हमारा सही है। 3 नंबर देखा जाए, ओजोन लेयर शील्ड द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो आता है सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती है उसको रोकने का शील्ड एक प्रोटेक्टिव लेयर है, उस रूप में काम करता है, तो हमारा 2 और 3 सही हुआ। फिर चौथा देखा जाए, ओजोन लेयर प्रिवेंट UV रेज विच काउजेज स्किन केयर। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, जो कि आ जाने से क्या होगा, हमारे बॉडी में स्किन कैंसर होगा, तो बिल्कुल सही है, ये आपका 4 नंबर भी। 5th में देखा जाए, ओजोन इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिल्कुल गलत, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि आपके रेफ्रिजरेटर से निकल रहा है, AC से निकल रहा है, ये ओजोन लेयर के डिप्लेशन में भागीदारी करता है, ओजोन लेयर को ख़त्म करता है। आज AC का प्रयोग या रेफ्रिजरेटर का प्रयोग हो रहा है जिससे क्लोरोफ्लोरो नाम का एक गैस निकलता है और ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो गया 2, 3 एंड 4। तो आ जाइए ऑप्शन में 2, 3 एंड 4, कौन सा ऑप्शन हो गया? B का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 7वें नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी, हमारी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिससे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस यानी वेस्ट, ऐसे वेस्टेज जो सड़ते गलते नहीं है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब सड़ने गलने वाला, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब नहीं सड़ने वाला, तो नहीं सड़ने वाले पदार्थ हमारे आसपास हमारी कौन सी एक्टिविटी से बढ़ती है? क्या हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उससे? ऑर्गेनिक फार्मिंग से तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बढ़ेगा, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इंक्रीजिंग इन ट्री प्लांटेशन, पेड़ों को अधिक लगा देने से क्या? नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसका तो कोई संबंध ही नहीं है इससे। यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज पैकेजिंग मटेरियल, अगर हम चीज़ों को प्लास्टिक में पैक करते हैं तो स्वाभाविक है जब आप मार्केट से खरीद के लाओगे प्लास्टिक में पैक सामान को, उस सामान को यूज़ के बाद प्लास्टिक को फेंक दोगे, तो हमारे आसपास क्या होगा? नहीं सड़ने वाले पदार्थ यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जमा होगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ये सारे बायोलॉजी का क्वेश्चन है, 30 मार्क्स। अब आते हैं इस सवाल की ओर। इस सवाल में आप देखोगे कि द फॉलोइंग, इसमें जो है आपका 7, यहाँ पर 8 नंबर सवाल में कुछ क्वेश्चन है जो एजर्सन रीजन का है। एजर्सन का मतलब हो गया कि इसमें कोई फैक्ट होगा, रीजन उसका कारण बताया जाएगा। अब इसमें से आपको यहाँ A, B, C, D 4 ऑप्शन है, समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से बताना है, जैसे एजर्सन रीजन, यहाँ 2 क्वेश्चन है, समझ के आप बताएंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि A और R माने एजर्सन और रीजन दोनों ही सही है, और जो रीजन बताया गया है वो एजर्सन का बिल्कुल करेक्ट रीजन बताया गया ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में कहता है एजर्सन रीजन दोनों ही सही है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें बता रही है। एजर्सन में कुछ और बता रही है और रीजन में कुछ और बता रही है, ठीक है। एजर्सन में कुछ और, रीजन में कुछ और बता रही है, एक्यूरेट रीजन नहीं बता रही है। सी नंबर है कि एजर्सन सही है बट रीजन गलत है, और डी नंबर में कह रहा है कि एजर्सन गलत है और रीजन सही है। चलिए क्वेश्चन पढ़ा जाए पहले। एजर्सन में देखेंगे फैक्ट क्या दिया, टॉलनेस ऑफ पी प्लांट कंट्रोल बाय एंजाइम। अब जो हमने पी प्लांट के बारे में पढ़ा था,
ठीक है, मैंडीप वाला याद कीजिए, पी प्लांट लिया था तो वहाँ टॉल प्लांट थे, कुछ शॉर्ट ड्वार्फ प्लांट थे। तो प्लांट की जो टॉलनेस है वो तो टॉलनेस वाला एक एंजाइम जो प्रोटीन बनाता है उसी के कारण होता है। टॉलनेस वाला ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन बनाता हो कि नहीं इस पेड़ को या इस पौधा को बढ़ाना है। तो टॉलनेस ऑफ पी प्लांट इज कंट्रोल बाय एंजाइम, बिल्कुल सही है, एंजाइम के द्वारा ही कंट्रोल होता है। और दूसरा कह रहा है रीजन, इसका कारण देखिए, द जीन फॉर दैट एंजाइम। अब देखिए कोई भी चीज़ का जीन होता है, जैसे ग्रोथ को बढ़ाना उसका जीन होता है, कलर को, जैसे कलर को टैली करना या मदर फादर के जो कलर हैं उसको टैली करके लाना, या डिफरेंट कलर के लिए अलग अलग पार्ट होता है, उसको हम लोग जीन कहते हैं। जीन क्या है? जीन एक टुकड़ा, मान लीजिए जो डीएनए है उसका एक टुकड़ा होता है। तो जीन फॉर दैट एंजाइम मेक प्रोटीन विच हेल्प दैट प्लांट। तो यहाँ पर ए जो है सही बोला, आर भी सही बोला, और आर ही इसका कारण है, इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ा जाए। 9 में भी आपका असर्शन और रीजन है। अब यहाँ पर समझेंगे कुछ सवाल जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। जैसे वल्चर विल ऑलवेज हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इन ए फूड चेन। फूड चेन के बारे में तो आप लोगों को पता है, जैसे ये ग्रास है, ग्रास को डियर ने खाया, ठीक है, डियर को लॉयन ने खाया, ये फूड चेन होता है। वल्चर जो होता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, ठीक है, सेकेंडरी। आप देखिए जो प्रोड्यूसर होगा वो ग्रीन प्लांट्स, समझने का प्रयास करें। प्रोड्यूसर जो होगा वो ग्रीन प्लांट्स होगा, उस पर जो डिपेंड होगा वो कंज्यूमर। कंज्यूमर को दो ग्रुप में बांट दिया गया। एक हो गया प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हार्बीवोरस होता है, जो प्लांट वगैरह खाता है। दूसरा हो गया सेकेंडरी जो उस पर डिपेंड है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं वल्चर की, तो वल्चर क्या करता है भाई? ये फ्लैश खाता है, ये मांस खाता है। तो किसकी खाएगा? तो जो जानवर हार्बीवोरस है, जो प्लांट खाया उसने, तो उसके क्या फूड में पेस्टिसाइड की मात्रा कम होगी? नहीं। इसी चीज को आपको ध्यान देना है कि देखिए हम लोग जो 10% एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन वाला पढ़ते हैं, कि जैसे मान लीजिए 1000 जूल एनर्जी सन से प्लांट्स को मिला, ठीक है। अब प्लांट्स को मिला उसका 10%, प्लांट से हार्बीवोरस को मिला उसका 10%, माने 100 जूल। अब हार्बीवोरस जो है उस पर जो डिपेंड है उसका 10% यानी 10 जूल मिलेगा, 10% मिलते जाएगा। एनर्जी लेवल कम होते जाएगा, लेकिन इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड की जो क्वांटिटी होगी ना वो बढ़ जाएगी। मतलब जितने भी फ्लैश ईटर हैं, तो फ्लैश ईटर जो खाना खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा, आप बोलेंगे वो तो प्लांट नहीं खाता। भाई प्लांट को जिसने खाया उसको तो इसने खाया ना, तो यहाँ पर पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड वो दोनों बढ़ेगा। तो हमारा जो ए वाला ऑप्शन है वो गलत है, यानी पेस्टिसाइड इन ए फूड चेन क्या होगा? इंक्रीज होगा। दूसरा रीजन देखिए, वल्चर ऑक्यूपाइज द लास्ट ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल सही है लेवल, एंड इट गेट्स ओनली 10% ऑफ एनर्जी ऑफ द प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल। माने अपने से पहले जो हार्बीवोरस था उसका जितना उसको एनर्जी मिला था उसका 10% मिलेगा। अभी तो मैंने कहा था कि एनर्जी जो होता है वो 10% के हिसाब से आगे बढ़ता है। जैसे प्लांट के पास 100 जूल है तो इसको 10 जूल मिलेगा डियर को, फिर लॉयन को 1 जूल मिलेगा, हर एक को 10% कम होते जाएगा एनर्जी लेवल। तो ये वाला सही है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? यहाँ पर है सी नंबर या डी, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि अनलाइक एनिमल्स प्लांट डू नॉट हैव एनी एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट। भाई प्लांट, हमने एक्सक्रिएटरी सिस्टम में तो ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ा था, एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, और साथ में प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स भी एक्सक्रिएट करते हैं, उसमें भी एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट बनता है। तो ये तो गलत बोल रहा है। अनलाइक एनिमल प्लांट डू नॉट हैव एनी एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट एज दे डू नॉट ईट फूड, क्योंकि वो खाना नहीं खाते हैं।
प्लांट खाना नहीं खाएगा मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होगा। प्लांट में भी तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वहाँ पर भी तो स्टार्च बन रहा, वही तो उसका खाना है, तो कैसे नहीं होगा। कॉमेंट अपॉन द स्टेटमेंट विथ जस्टिफिकेशन, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस कथन को हम लोग बिल्कुल गलत कहेंगे कि दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग टू से दैट प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हाउएवर प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट, उसकी जो एक्सक्रिएशन की प्रोसेस होती है या एक्सक्रिएटरी जो मटेरियल होता है वो कंप्लीट डिफरेंट होता है ह्यूमन बींग से या एनिमल से, है ना। वो क्या करते हैं, वो वेस्टेज को अलग तरीके से निकालते हैं। अपने प्लांट जो है अपने बॉडी के वेस्टेज को अलग तरीके से निकालते हैं। अब पहला ऑप्शन, जैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है आप जानते हो कि स्टोमेटा क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है। याद रखोगे पॉइंट्स। ए नंबर अगर हमको जवाब देना है तो ए नंबर हम जवाब दे रहे हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन जो कि उसका वेस्ट प्रोडक्ट होगा स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकालेगा, ठीक है। लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं ना, टाइनी पोर्स, उसको स्टोमेटा कहते हैं, उसको बाहर निकालेगा लीव्स के थ्रू। दूसरा, प्लांट्स जो है, प्लांट्स के अंदर जो एक्सेस वाटर चला गया, अधिक माने हमारे बॉडी में यूरिन के रूप में यूरिन निकल रहा है ना, तो एक्सेस वाटर निकल रहा है, तो वहाँ प्लांट्स भी निकालता है, तो वो भी क्या करता है स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेशन के माध्यम से स्टोमेटा से बाहर निकाल देता है एक्सेस वाटर को, जिसको हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तीसरा, अब प्लांट्स में कुछ ऐसे वेस्टेज हो जाते हैं जो कि डेड सेल में इकट्ठा हो जाते हैं। रेजिन या गम की बात करें तो प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वहाँ से निकलते हैं, या फिर लीव्स जो होते हैं वहाँ पर जमा हो जाता है, लीव्स में जमा होता है, और उस लीव्स में जमा होने के बाद जब पत्तियाँ झड़ती है तो समझिए वेस्ट प्रोडक्ट अलग हो गया। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को आपने देखा होगा स्टेम से बाहर निकालते हुए टप टप टपकते रहता है ना, तो उसमें भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए। इस सवाल की ओर, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन हार्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। आप तो जानते हैं कि ह्यूमन में 4 चैम्बर होते हैं, बाकी के एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म के बारे में भी हमने बताया था। हाउ इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब हो गया ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी अधिक हो, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी। तो उसको मिक्स होने से, दोनों मिक्स ना हो जाए तो हार्ट कैसे उसका काम करता है, दोनों के बारे में बताइए, फिश और ह्यूमन बीइंग, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फिश की। तो फिश में जान लीजिए, फिश का जो हार्ट होता है ना उसमें 2 चैम्बर होता है। फिश के हार्ट में केवल और केवल 2 ही चैम्बर होते हैं, ठीक है। अब 2 चैम्बर कैसे काम करेगा, क्या उसमें चैम्बर्स होते हैं, फिश में कौन कौन से 2 चैम्बर होते हैं आप देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की, तो एट्रियम और वेंट्रिकल होता है ना, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल होता है ना, 4 चैम्बर। तो इसमें 2 ही चैम्बर होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। अब कैसे ये काम करता है सुनिएगा। तो जो फिश का हार्ट होता है ना, फिश का हार्ट होता है, उसमें 2 चैम्बर है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ये तो पता ही है, हार्ट ब्लड को पंप करता है और वो गिल्स में चला जाता है। हार्ट ब्लड को पंप करता है और वो गिल्स में चला जाता है। गिल्स में ऑक्सीजन होता है, वहाँ पर ये ब्लड ऑक्सीजन से मिक्स हो जाता है और ऑक्सीजन से मिलने के बाद बाकी के बॉडी पार्ट में चला जाता है, हार्ट में नहीं जाता है। हार्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं जाता है, हार्ट केवल ब्लड को पंप कर देता है। गिल्स के पास जब ऑक्सीजन आता है तो गिल्स में मिल जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, रेस्ट ऑफ द बॉडी। ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, आपको पता ही है ना, 4 चैम्बर होते हैं, अभी मैंने बताया। सेपरेशन ऑफ द राइट साइड, अब ह्यूमन बॉडी का जैसे ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, इसके बीच में जो है एक सेपरेशन पार्ट होता है,
इसके बीच में जो है वो सेपरेशन पार्ट होता है। ठीक है, ये सेपरेशन पार्ट जो है वो सेप्टम होता है। क्या कहते हैं उसको? सेप्टम कहते हैं। तो सेप्टम राइट वाले साइड को, लेफ्ट वाले साइड को अलग अलग रखता है। तो लेफ्ट वाला, ह्यूमन बीइंग का लेफ्ट वाला, आप देखोगे कि जो डायग्राम में हमने बताया था, ह्यूमन बीइंग के जो हार्ट का लेफ्ट साइड है वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो कौन उसको रिसीव करता है? आपको इस चीज को ध्यान देना है, कौन इसको रिसीव करता है। सबसे पहले अगर हम लोग एट्रियम की बात करेंगे, देखिए यहाँ ह्यूमन हैव 4 चैम्बर ऑफ हार्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 आर्टरिया एंड वेंट्रिकल। द राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, और उसको कहाँ? लंग्स में भेज देता है। लंग्स से CO2 बाहर चला जाता है। वाइल द अगर हम लोग बात करेंगे कि लेफ्ट साइड वाला जो हमारा एट्रियम वेंट्रिकल होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और वो बाकी के बॉडी पार्ट में भेज देता है। तो यही काम करता है। बीच में, लेफ्ट और राइट के बीच में जो एक वाल होता है उसको सेप्टम कहते हैं। वही जो सेप्टम है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने से रोकता है। चलिए, एक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ा जाए। 12 नंबर, अबाउट 100 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड वाज डिक्लेयर्ड एज नेचुरल रिजर्व पार्क। ठीक है, 100 एकड़ जमीन में नेचुरल रिजर्व पार्क बनाना है। अब यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म को रखा जाना है, जैसे रैबिट हो गया आपका। ठीक है, जैसे आपका रैबिट हो गया, रैबिट हो गया, इसके बाद फ्रॉग हो गया, ग्रास फिश, फॉक्स, वाटर इंसेक्ट, जेब्रा, पीकॉक, स्नैक, ट्रीज, बर्ड, ऑल, ये सब को रखा जाता है। एक आपको फूड वेब बनाना है और 2 सेपरेट फूड चेन लेना है, 2 सेपरेट फूड चेन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फूड चेन बनाने के लिए कुछ ऑप्शन को खोज लेते हैं। ऑप्शन तो हमारे पास बहुत सारा है, बहुत सारा फूड चेन बन सकता है यहाँ पर से, है ना। तो यहाँ पर हमारा एक है ग्रास, ठीक है, एक ग्रास है, और दूसरा जो है हमारे पास एक ट्रीज ले लेते हैं, ग्रास या ट्रीज। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ट्रीज, ये दोनों ही प्रोड्यूसर है, ग्रास और ट्रीज। अब ग्रास और ट्रीज पर आ जाइए, इस जगह पर आंसर को देखा जाए। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि ग्रास को जेब्रा खाता है, जेब्रा को टाइगर खाता है, या और कोई दूसरा खाता है, लॉयन खाता होगा, लेकिन जो ऑप्शन है उससे बना रहे, ग्रास को जेब्रा, जेब्रे को टाइगर। दूसरा यहाँ भी ये भी तो हो सकता है कि ट्रीज दे दे, तो ट्रीज को जेब्रा और जेब्रा को टाइगर, यानी ट्रीज और ग्रास दो हमारा यहाँ पर प्रोड्यूसर के रूप में है। इस दोनों को जेब्रा ही खाता है और जेब्रा को टाइगर खाता है। तो ये हमारा एक, ये देखिए ये वाला हमारा एक फूड चेन हो गया, ये हमारा एक फूड चेन हो गया, दो मिला तो फूड वेब बन गया। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ड्रॉ एक्सप्लेन हाउ द नर्व सेल हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। सबसे पहले ये वाला डायग्राम आप देखोगे, ये डायग्राम, ये क्या है डायग्राम में? न्यूरॉन। हमारे बॉडी में हमारे ऐसे ऐसे ये क्या है? एक न्यूरॉन है, ऐसे मिलियंस की संख्या में होते हैं। भाई ये क्यों जरूरी है? ये आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो है उसको कैरी करता है, ढोता है। आप देखिए आपके बॉडी में एक चींटी काटने के बाद आपको अनुभव होता है ना, आपको अनुभव होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जा रहा है या स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है। तो उस जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए जो एक माध्यम चाहिए, वो माध्यम कौन है? तो ये न्यूरॉन है। अब इसके फंक्शन को हम लोग समझेंगे। यहाँ बोला है ना ड्रॉ करिए, यही वाला ड्रॉ करेंगे और नर्व सेल का ट्रांसमिशन को आप लोग समझाएंगे। सबसे पहले क्या देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे कोई भी स्टिमुली की बात करेंगे हम लोग, स्टिमुलस कोई भी हो सकता है, इन्वायरमेंट से डिटेक्ट किया जाता है। ये नर्व सेल का एक स्पेशलाइज्ड जो पार्ट होता है वो इसको रिसीव करता है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है? डेंड्राइट। ये क्या है? डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करता है? तो अपने आसपास से जो भी स्टिमुलस होता है उसको रिसीव करता है। ठीक है, अब वो रिसीव करके उसको क्या करता है ना, केमिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देता है।
केमिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ भेज देता है सेल बॉडी में। ये सेल बॉडी हो गया। सेल बॉडी से ये इम्पल्सेस चला जा रहा है, किससे होते हुए? एक्सोन से होते हुए। देखिए एक्सोन है, एक्सोन से होते हुए वो नर्व एंडिंग में चला जाता है। यहाँ पर जो है आप मान लीजिए फिर से कोई ऐसा ही न्यूरॉन इसके आगे लगा होगा, माने वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा न्यूरॉन लगा रहता है। एक ही में थोड़ी है, इतना लंबा हमारे बॉडी में नहीं है, ऐसे ऐसे लाखों की संख्या में एक के बाद एक लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ गैप होते हैं। इस गैप को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अब जितना भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन यहाँ तक आ गया इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के रूप में। अब इस गैप को पार करके अगला डेंड्राइट तक पहुँचना है तो ये क्या करेगा? आप मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हो, न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर हमने बताया उस वीडियो लेक्चर में क्लियर हमने समझा दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर देता है। यहाँ पर देख रहे नर्व एंडिंग में यहाँ पर ये इस तरह का गोल बन जाता है और इंफॉर्मेशन यहाँ से क्या होता है, कुछ केमिकल रिलीज होता है ताकि इस गैप को भरा जाए, इस गैप को भरा जाए, सिनेप्स को भरा जाए। ये गैप भरेगा तभी तो अगले वाले डेंड्राइट में जाएगा, अगले वाले न्यूरॉन में जाएगा। तो ये केमिकल में कन्वर्ट हो गया और केमिकल वाला जब फिर से यहाँ डेंड्राइट में पहुँचा तो डेंड्राइट में वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में हो गया और ये प्रोसेस जो है आपका चलता रहता है। ठीक है, चलिए अगले को देखा जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। In a genetic experiment, plant with pure round green seed and were crossed with plant with wrinkle yellow seed। देखिए यहाँ पर हो गया डबल आर, माने कैपिटल आर जो होता है ना वो डोमिनेंट को दिखाने के लिए होता है, कैपिटल आर राउंड के लिए है और यहाँ पर स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन के लिए दिखा रहा है, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। और यहाँ पर आपका जो स्मॉल आर है वो दिखा रहा है रिंकल और बड़ा वाई जो कैपिटल वाई है वो दिखा रहा है येलो। तो हमने दो तरह का सीड लिया, एक ऐसा सीड लिया जो राउंड और ग्रीन है और एक ऐसा सीड लिया जो रिंकल एंड येलो है। अब इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, क्रॉस करा दिया। अब क्रॉस कराने के बाद क्या कहता है, देखिए सो द गैमेट फॉर्म व्हेन F1 वाज सेल्फ पॉलिनेटेड। F1 जनरेशन में जो आया हमारा उनको सेल्फ पॉलिनेटेड हमने किया, सेल्फ पॉलिनेटेड। इसका भी वीडियो लेक्चर आप लोगों को दिया गया है, यहाँ भी फिर से एक बार समझ लेंगे। ए टोटल ऑफ 144 सीड्स वेयर प्रोड्यूस, टोटल इस तरह में आपका 144 तरह का सीड निकलेगा। ठीक है, सो द रेशियो इन विच दिस ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड ऑफ दिस 144। अब सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए, हमारा जो F1 जनरेशन में है कह रहा है कि सो द गैमेट्स, तो गैमेट्स हमारा होगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, मतलब रेड राउंड एंड येलो, कैपिटल आर राउंड एंड वाई ग्रीन। ठीक है, राउंड येलो राउंड ग्रीन, फिर हो गया ये रिंकल येलो रिंकल ग्रीन, ऐसे 4 F1 जनरेशन में आ गए। अब इनके बीच में किसी को भी उठाइए और इनके बीच में हमने क्या करा दिया, सेल्फ कराया। सेल्फ कराने का तरीका ये है, इस तरह आप लिख लोगे, क्रॉस इनटू करेंगे, आपने पढ़ा ही होगा। ये क्रॉस करेंगे जैसे आर आर है ना, वाई वाई, आर आर वाई वाई हो गया। ये क्या हो गया, ये राउंड एंड येलो सीड हो गया। फिर देखिए कैपिटल आर राउंड तो हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई है ना तो डोमिनेंट है, यानी ये येलो के नाम से जाना जाएगा, ये ग्रीन के नाम से नहीं जाना जाएगा। ग्रीन के नाम से तभी जाना जाएगा जब दोनों ही वाई स्मॉल में हो, और रिंकल के नाम से तभी जाना जाएगा जब दोनों ही आर स्मॉल हो। ठीक है, चलिए वीडियो लेक्चर इसका देख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, यहाँ पर रेशियो भी लिख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें कि नेहा कंज्यूम बॉइल्ड स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो को उबालकर, यानी उसको आप जनरली भाषा में कहते हैं सिझाकर, स्वीट पोटैटो को जो है उबालकर वो खाती है और बॉइल्ड एग को खाती है ब्रेकफास्ट में। स्वीट पोटैटो और बॉइल्ड एग हेल्प हर टू अंडरस्टैंड सम स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले तो जाना होगा कि स्वीट पोटैटो में क्या पाया जाता है, कौन सा न्यूट्रिएंट है, तो स्वीट पोटैटो में देखना होगा। एग में कौन सा न्यूट्रिएंट है वो भी देखना होगा। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ दीज
फूड आइटम इन रिच इन प्रोटीन, इसमें से कौन सा ऐसा फूड आइटम है जिसमें कि प्रोटीन अधिक होगा? तो प्रोटीन अधिक होगा एग में। प्रोटीन पाया किस में जा रहा है? एग में। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज द डाइजेशन ऑफ दिस कंपोनेंट, यानी प्रोटीन का डाइजेशन हमारे एलिमेंट्री कैनल में किस तरह होता है, कहाँ पर डाइजेशन होता है, किस एंजाइम के सिक्रेशन से होता है, ये देखना होगा। नेम द एंजाइम, कंडीशन, रिक्वायर्ड, यहाँ पर देखोगे रिक्वायर्ड द ग्लैंड एसोसिएटेड विथ डाइजेशन। चलिए पहले वाले सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले वाले सवाल में जो ए नंबर में दिया था उसका आंसर होगा, हमने कहा कि प्रोटीन किस में अधिक मात्रा में होगी, तो प्रोटीन आपका यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले एग, अंडे में प्रोटीन अधिक होता है, ठीक है। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो होता है वो स्टोमक में होता है। पहले सबसे पहले यह माउथ में हमने एक को लिया, माउथ में कोई डाइजेशन नहीं होता है, वो स्टोमक में चल जाता है। और आप लोग ने पढ़ा था कि स्टोमक क्या करता है, गैस्ट्रिक जूसेस निकालता है। गैस्ट्रिक जूसेस में कौन कौन निकलता है, तो एक पेप्सिन होता है, एक HCl एसिड होता है और एक म्यूकस होता है, ठीक है। हम लोग पेप्सिन को देखेंगे क्योंकि यहाँ प्रोटीन को पचाना है, डाइजेस्ट करना। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको हम लोग पेप्सिन कहेंगे, और म्यूकस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, तो उस खाने को एसिडिक बना देता है ताकि वो पेप्सिन उस पर काम करे। ध्यान से सुनिएगा, उस खाने को, उस अंडे को, उसको क्या करेगा, खाने को एसिडिक बना देगा ताकि पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन तभी काम करेगा जब खाना एसिडिक मीडियम में होता है। एसिडिक कौन बनाएगा, HCl, और उसमें जो पेप्सिन है वो पेप्सिन उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। पहला पेप्सिन का डाइजेस्ट पेप्सिन के द्वारा हो गया। अब ये आगे जाएगा और आगे जाने के बाद जब इसमें आगे और भी डाइजेशन होता है, फिर खाने को क्या किया जाता है, तो खाने को बेसिक बनाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। एग्स कंटेन फैट, एक में फैट भी होता है, ठीक है। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर ब्रेक डाउन लार्ज फैट, बाइल जूस क्या करता है, वो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो है इसके पार्टिकल, उसको क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है, जिसको हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन, मैंने बड़े बड़े फैट के पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देना, इमल्सिफिकेशन होता है। तो कब होता है, जब बाइल जूस लीवर से निकलता है और वो क्या करता है, फैट के बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं ऑफ द एंजाइम मेकिंग द मीडियम अल्कलाइन। अब जो खाना हो गया वो क्या हो गया, वो क्षारीय हो गया, अल्कलाइन हो गया। अब इमल्सिफाइड जो फैट आया वो आगे हमारे पैनक्रिया में, जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है उसमें लीपेज निकलता है। वो लीपेज क्या करता है, इस फैट को, इमल्सिफाइड फैट को और अधिक तोड़कर क्या बनाता है, फैटी एसिड बनाता है और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये तो हो गया इसके बारे। अब यहाँ पर था स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो की बात करेंगे तो इसमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है। देखिए, स्वीट पोटैटो आर रिच इन स्टार्च। अब जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, याद रखेंगे। हमारे माउथ में अगर बकल कैविटी की बात करेंगे तो वहाँ से स्लाइवरी अमाइलेज यानी स्लाइवा निकलता है ना। स्लाइवरी ग्लैंड के थ्रू स्लाइवरी अमाइलेज निकलता है और वो क्या करता है, वो स्टार्च को, वो आपके कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में, ठीक है। फर्दर ये आगे जाता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन जो गैस होता है, अमाइलेज होता है, वो इसको आगे ब्रेक डाउन कर देता है, आगे जाकर इसको तोड़ देता है स्टार्च को। स्मॉल इंटेस्टाइन विल हैव ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेशन। अब क्वेश्चन नंबर सी में पूछा कि इस फिगर को आप देखिएगा, इस फिगर में जो डाइजेशन वाला पूरा सिस्टम दिखाया, इस सिस्टम में सबसे अधिक जो कंप्लीट डाइजेशन होता कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद तो लार्ज में होता नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी बचा खुचा डाइजेशन होता है यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए।
पुनीत वांटेड टू ग्रो बनाना प्लांट। इस सवाल को देखेंगे। पुनीत वांटेड टू ग्रो बनाना प्लांट बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑन प्लांट रिप्रोडक्शन शुड बी ऑप्ट फॉर सीड और एनी अल्टरनेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखिए, हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था प्लांट में, तो फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में वहाँ पर वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और एक हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग बनाना प्लांट को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से तैयार करेंगे। तो क्या किया जाए, सबसे पहले इसके लिए पुनीत को क्या करना चाहिए, बनाना सीड्स जो होता है ना, चूज उसको नहीं करना चाहिए। बनाना सीड्स में वो कैपेसिटी नहीं होता कि फिर से एक प्लांट तैयार कर दे, उसकी जो कैपेसिटी वो चली जाती है। तो इसके लिए क्या किया जाए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का रास्ता अपनाएंगे। और उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बनाना का जो प्लांट है उसको स्टेम से कटिंग करेंगे और फिर दूसरे जगह लगा देंगे। जैसे कि आप लगाते हो ना रोज़ प्लांट का कोई भी ब्रांच काट लेते हो और उसको लगा देते हो दूसरे जगह, तो वो फिर से नया प्लांट आता है। बनाना का प्लांट को भी उसी तरह करेंगे। तो हम लोग पुनीत को क्या करेंगे, एडवाइस देंगे कि आप बनाना प्लांट को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से उगाएं, ठीक है। ऑफस्प्रिंग ऑफ बनाना प्लांट यूजुअली शो वेरी लिटिल वेरिएशन। देखिए, अब जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन तो वहाँ बहुत कम होता है, सेक्सुअल में वेरिएशन होने की चांसेस अधिक रहती है, लेकिन यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो स्लो लिटिल वेरिएशन हुआ। अब यहाँ पूछ रहा व्हाट काउजेज वेरिएशन, आखिर वेरिएशन होता तो क्यों होता है। आपने पढ़ा था कि डीएनए क्या करता है, वो पेरेंट्स का जो भी ट्रेड्स होता है उसको कॉपी करने का काम करता है, यानी एक जस्ट लाइक जेरक्स मशीन की तरह काम करता है। तो वहाँ पर क्या कर रहा है, तो पेरेंट्स के जो भी ट्रेट है उस ट्रेट को वो कॉपी करता है। तो कॉपी करते समय में यदि वहाँ पर कोई एरर हो जाता है डीएनए के कॉपी करते समय में, जिसको रिप्लिकेशन कहते हैं कॉपी करने की प्रोसेस को, तो जब कोई एरर हो जाता है तो एरर होने से वेरिएशन आता है। अब पूछ रहा है यहाँ पर, अगला पूछ रहा है कि वेरिएशन गुड और बैड, वेरिएशन अच्छा होता है या बुरा। भाई दोनों ही होता है, दोनों ही फैक्ट को हम लोग देखेंगे। वेरिएशन इसलिए अच्छा होता है, मान लीजिए कि कोई पॉन्ड में कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोबैक्टीरिया है, जो कि सरवाइव करता है 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। मैंने अपने वीडियो लेक्चर में भी बताया है। अब यहाँ पर अगर वेरिएशन आता है तो नए ऑर्गेनिज्म जो आया वो 10 डिग्री से 50 डिग्री में सर्वाइव कर सकता है। अभी जैसा कि आप देख रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग जिस हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने से पहले वाले जो है इसमें ये जो एक्सिस्ट नहीं कर पाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो नया जनरेशन आया जिसमें वेरिएशन आ गया कि अब वो 10 डिग्री कम से कम बर्दाश्त कर लेगा और अधिक से अधिक 50 डिग्री, तो ये सर्वाइव कर लेगा, तो वेरिएशन अच्छा है। वेरिएशन कहीं कहीं बुरा भी होता है। अब वेरिएशन बुरा क्यों होता है, अगर कोई चेंजेज आता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो रह रहा है, अगर कोई चेंजेज आ रहा है तो चेंजेस आने से तो उसको नुकसान भी किसी जगह पर हो सकता है ना, कि वो एक्सिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो एक्सिस्ट नहीं करेगा, उसके कोई बॉडी फंक्शन काम करना बंद कर देगा। तो ये जो आपके क्वेश्चन आपने देखा जितने भी, ये सब बायोलॉजी के ही चल रहे हैं। एक लास्ट और वाला देख लिया जाए। एनी वाज कंडक्टिंग रिसर्च ऑन द नंबर ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस बाय वाटरमेलन। वाटरमेलन को जो है क्रॉस करा के वो नए नए तरह का फ्रूट डेवलप कर रही है। सी ग्रो 25 वाटरमेलन का प्लांट ग्रो करती है ग्लास हाउस में। पहले ग्लास हाउस का नाम ए दिया और दूसरे का नाम बी दिया, ठीक है, दोनों में। सी इंट्रोड्यूस पॉलिनेटर इन ग्लास हाउस ए ओनली, और पॉलिनेटर जो है वो ए में है। अब पॉलिनेटर क्या होता है, तो पॉलिनेटर वो होता है जो पॉलिनेशन को कराता है। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। व्हाट डिफरेंस विल सी ऑब्जर्व इन द नंबर ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस इन द टू ग्लास हाउसेज, दोनों में क्या वो डिफरेंट जो है वो देखेगी।
तो सबसे पहली बात है कि वाटरमेलन जो होता है उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, ये चीज़ जान लेंगे। यूनिसेक्सुअल वैसे फ्लावर होते हैं जिसमें आइदर मेल पार्ट होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर फीमेल, एक ही होगा दोनों में। तो वाटरमेलन जो है यूनिसेक्सुअल होता है, अलग अलग एक फ्लावर में मेल का पार्ट होता है, दूसरे में फीमेल का होता है। तो द प्रेजेंस ऑफ पॉलिनेटर विल फैसिलिटेट क्रॉस, अगर पॉलिनेटर होता है, पॉलिनेटर होगा तो वो क्या करेगा, पॉलिनेशन कराने में मदद कर देगा। पॉलिनेशन होगा तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा तो न्यू प्लांट जनरेट होने में आसानी होगी। अगर हमारा बी में पॉलिनेटर नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हो सकता है, चांसेस है कि प्लांट्स ग्रो करेगा बट कम संख्या में करेगा। विदाउट पॉलिनेटर जो प्रॉबिलिटी होगा कि स्टिग्मा में जो पॉलन ग्रेन जाएगा वो मुश्किल है, इसलिए कम संख्या में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट 3 चेंजेस दैट विल अकर इन ए फ्लावर वंस गेट फर्टिलाइज। अगर फ्लावर में बात करेंगे तो फीमेल पार्ट की, तो फीमेल पार्ट क्या होता है फ्लावर में, तो होता है पिस्टिल या कार्पिल। तो पिस्टिल जो है वहाँ पर आप देखोगे स्टिग्मा, वहाँ पर देखोगे स्टाइल, वहाँ पर होता है ओवेरी, ओव्यूरी के अंदर ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर जो ओवम होता है उसको जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में जाकर बैठता है ना, जब पॉलन ग्रेन एंथर से निकलता है स्टिग्मा में जाता है तो वहाँ पर पॉलन ट्यूब निकलता है जो कि ओव्यूल में मौजूद ओवम को फर्टिलाइज करता है। तो फर्टिलाइज करने से क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, सबसे पहले ओव्यूल क्या होगा, वो एक सीड के रूप में डेवलप हो जाएगा। जो ओवम फर्टिलाइज हुआ वो एक सीड के रूप में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ओवेरी जो होगा, ओवेरी वो एक फ्रूट के रूप में डेवलप हो जाएगा, ओवेरी बढ़ेगा, फ्रूट के रूप में डेवलप होगा। और फूल के जो बाकी के पार्ट थे जैसे पेटल हो गए, सेपल हो गए, तो वो तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो पार्टिसिपेट किस में नहीं कर रहा था, रिप्रोडक्शन में, है ना। पेटल सेपल का फंक्शन दूसरा था, तो पेटल हो, सेपल हो, या फिर स्टामेन, स्टाइल या स्टिग्मा हो जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट के तहत आता है, वो हो सकता है झड़ जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, ये 3 चेंजेस देखेंगे। पहला कि जो ओव्यूल है वो डेवलप हो जाएगा सीड के रूप में, ओवेरी जो है वो फ्रूट के रूप में, और जो फ्लावर के पार्ट है वो सूख कर झड़ सकते हैं। तो ये जो बायोलॉजी का टॉपिक है आपका सैम्पल पेपर से, है ना, सैम्पल पेपर 1 का जो है वो आपका बायोलॉजी का 30 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे सबसे पहले क्या करेंगे, बायोलॉजी के ही सारे सैम्पल पेपर के बायोलॉजी के ही टॉपिक को एक एक करके क्लियर करते जाएंगे, उसके बाद हम लोग फिजिक्स की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चूँकि ये लेक्चर वीडियो है ना, पेपर में ये जल्दी हो गया, बोर्ड पर बताने से थोड़ा समय लगता है, तो कोशिश करेंगे कि लेक्चर वीडियो के रूप में आप लोगों को ये सैम्पल पेपर दे दें। सो थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।